शिक्षा विभाग का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और मनोवैज्ञानिकों का यह आकलन है कि इस कोविड काल में जो सबसे ज्यादा नुकसान उतार पर है, हालांकि अभी भी कुछ केसेस होते हैं, लेकिन क्लासेस रेगुलर लगने लग गई हैं। तो सबकी प्रमुख चिंता यह है कि बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको किस तरह से रिकवर किया जाए। इस दिशा में राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के रूप में एक बड़ी पहल की है कि बजट में 3 महीने के ब्रिज कोर्स का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है और इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी रखा है। इस बजट घोषणा की क्रियान्विति के रूप में ही आज ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की लॉन्चिंग की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत लर्निंग लॉस की क्षतिपूर्ति, विद्यार्थियों के होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्टडी की निरंतरता और शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तथा रेमेडिएशन कार्यक्रम के माध्यम से लर्निंग लॉस की क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए वर्कबुक्स तैयार की हैं। ये वर्कबुक्स हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 सब्जेक्ट्स में तैयार की हैं और इनका वितरण 9 जून से प्रारंभ हो चुका है। लगभग 2.25 करोड़ जो वर्कबुक्स हैं वो SIRT द्वारा इनका कंटेंट तैयार किया गया और समसा के माध्यम से इनको प्रिंट करवाकर विद्यालयों में इनका वितरण प्रारंभ कर दिया है। कुछ क्लासेज की वर्कबुक्स तो विद्यार्थियों तक ऑलरेडी संपूर्ण राजस्थान में पहुंच चुकी हैं। शेष का वितरण निरंतर प्रगति पर है और आगे आने वाले 1 सप्ताह 2 सप्ताह में शेष वर्कबुक्स भी विद्यार्थियों तक पहुंच जाएंगी। वर्कबुक्स के वितरण के अलावा इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं, कैपेसिटीज हैं, उनकी ट्रैकिंग की जाएगी ऑनलाइन और ट्रैकिंग के बाद ये प्रयास किया जाएगा कि विद्यार्थियों को 8 ग्रेड लेवल पर लाया जाए। 8 ग्रेड लेवल का मतलब यह है कि अभी जो विद्यार्थी हैं लर्निंग लॉस की वजह से, जैसे कक्षा 5 का बच्चा है तो उसका भी जो नॉलेज लेवल है वो कक्षा 3, कक्षा 2 या कक्षा 4 के बराबर है। तो 8 ग्रेड लेवल पर लाने के लिए वर्कबुक्स के माध्यम से और दूसरे जो उपाय मैं आगे बताऊंगा, बच्चों को उस ग्रेड लेवल तक लाया जाएगा जिसमें कि वो वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। और कंटिन्यूइंग और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया जाएगा जिसमें 3 तरह के इवैल्यूएशन होंगे, बेसलाइन इवैल्यूएशन, रचनात्मक इवैल्यूएशन और योगात्मक इवैल्यूएशन। इसी तरह से जो हमारी रेमेडिएशन कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें कि कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। फिर ये 2 चरणों में चलाया जाएगा रेमेडिएशन कार्यक्रम। प्रथम चरण में जुलाई से सितंबर तक जिसमें बच्चों को 4 कालांश में रेमेडिएशन किया जाएगा। फिर सेकंड जो हमारा चरण होगा वो अक्टूबर 22 से अप्रैल 22 तक होगा जिसमें 2 एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से रेमेडिएशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो नया हमारा कॉन्सेप्ट है, वो है कि होलिस्टिक जो प्रोग्रेस कार्ड बच्चों के तैयार किए जाएंगे और ऑनलाइन वो बच्चों तक डिजिटली पहुंचाए जाएंगे, उनके पेरेंट्स तक भी पहुंचाए जाएंगे। इसमें बच्चों की जो नॉलेज के साथ साथ अन्य जो उनकी एक्टिविटीज हैं, उनका कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, उनके अध्ययन की क्या स्थिति है, किस सब्जेक्ट में, किस कॉन्सेप्ट में वो पीछे हैं, किस में उनको रिकवर करना है, ये सारी चीजें इस होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड के प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचाई जाएंगी। और साथ ही साथ जो पीटीएम की जाएंगी क्वार्टरली, उन पीटीएम से पेरेंट्स आएंगे तो वहां पर भी जो होलिस्टिक जो हमारा प्रोग्रेस कार्ड है उसके बारे में पेरेंट्स से चर्चा की जाएगी, उनके सुझाव लिए जाएंगे, उनको बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें इस राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के माध्यम से की जाएंगी। इसके लिए एक हमने छोटी सी पीपीटी भी तैयार की है जिसके माध्यम से मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट पेज, पीछे और पेज। जैसा कि मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा की, उसके तहत हम ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए एक्टिविटी बेस्ड और जॉयफुल लर्निंग का हम कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्कबुक का उपयोग, विद्यार्थियों का कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, उनकी कॉम्पिटेंसी के आधार पर ग्रुप बनाए जाएंगे बच्चों के कि जो बच्चा जिस कॉम्पिटेंसी लेवल पे है उन बच्चों के ग्रुप बना करके उन पे टीचर अलग से ध्यान देंगे ताकि एक ही कॉम्पिटेंसी के बच्चे एक साथ बैठ सकें। फिर पीटीएम रेगुलर तरीके से आयोजित की जाएंगी और होलिस्टिक कार्ड उनको दिया जाएगा और इसमें जो टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा में नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और कोविड की वजह से दूसरी तरह की जो विधाएं हैं वो भी हम सामने ला रहे हैं। तो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसको मैं फिर 4 तरीके से इसके जो मुख्य एस्पेक्ट्स हैं 4 हैं
कि ब्रिज प्रोग्राम के तहत हमारे जो कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 75 लाख प्लस बच्चे हैं, उन सबको कॉम्पिटेंसी बेस्ड पुस्तिका वर्कबुक्स दी जाएंगी। फिर इनका योगात्मक आकलन किया जाएगा वर्ष में 3 बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उनका स्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट इसका पहलू है कि 3 से 6 तक के सभी शिक्षकों के लिए हम एक ऐप का विकास करेंगे ताकि उनको कैपेसिटी उनकी बिल्डिंग हो सके। इस ऐप की तैयारी चल रही है और शीघ्र ही हम इस ऐप को भी लॉन्च करेंगे और अभिभावकों के हाथ में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड डेवलपमेंट कार्ड दे करके उनकी पूरी जानकारी दी जाएगी। पीटीएम हम आयोजित करेंगे ताकि हर 3 माह उनको बच्चों की प्रोग्रेस का पता लग सके। नेक्स्ट प्लीज। इस कार्यक्रम की उद्देश्य और उपयोगिताएं, जैसा कि मैंने बताया, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग जो कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूरा किया जाएगा, इसके लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। फिर विद्यार्थियों के जो लर्निंग में गैप आए हैं उनकी पूर्ति करेंगे और दक्षता आधारित शिक्षण से 8th ग्रेड लेवल तक उनको लाया जाएगा। जॉयफुल लर्निंग को इसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि टीचर्स का जो वर्कलोड है उसको बढ़ाने की बजाय टीचर्स का वर्कलोड कम किया जाए ताकि टीचर्स भी इस कार्यक्रम के साथ अच्छी तरह से मन से जुड़ सकें। यह भी इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्लीज। इसकी जो मेन थीम है कार्यक्रम की, सबसे पहली थीम है कि अब रटना नहीं समझना है, क्योंकि अभी तक जो पढ़ाई होती है वो रटने को प्रोत्साहित करती है और बच्चे क्रैमिंग करके और जो कुछ याद किया है, रटा है, उसी को जो एग्जाम की पुस्तिका है उसमें उतार कर आ रहे हैं। अब इसमें हम रटने की बजाय बच्चे की कॉम्पिटेंसी डेवलप करने पर ज्यादा जोर देंगे, उसके नॉलेज को बढ़ाने पर ज्यादा जोर देंगे। फिर दूसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षकों को इसमें सशक्त किया जाए। इसके 2 माध्यम है, एक तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स के माध्यम से की जाएगी और दूसरा जो हम ऐप डेवलप करेंगे उसके माध्यम से भी बच्चों की कैपेसिटी, टीचर्स की कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। और तीसरा इसका उद्देश्य है कि जो अभिभावक हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों की पढ़ाई से निरंतर रूप से जोड़ा जाए। उनको ये जानकारी रहे कि उनका बच्चा किस स्तर पर चल रहा है, उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, वो किस विषय में, किस सब्जेक्ट में, किस कॉन्सेप्ट में कमजोर है और किस तरह से उसकी जो कमी है उसको दूर किया जाए। ये इसके मुख्य पहलू हैं। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की लॉन्चिंग आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की जा रही है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के हम सभी अधिकारी और कर्मचारी, शिक्षक सब मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और हमारे बच्चों की जो लर्निंग गैप डेवलप है उस लर्निंग गैप को दूर करके और बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो उद्बोधन दिया, परिचय दिया इस कार्यक्रम का, उसकी अवधारणा को पूरा बताया। सर, इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगी, ये जो आज से हमारा ओरिएंटेशन सत्र भी शुरू हो रहा है, उसके तहत 20,400 पीओ और यूसीओ को ट्रेनिंग हम इसी वीक में देने वाले 13 से 15 जुलाई तक। उसके बाद में केआरपीज, एसआरजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में 14 से 18 जुलाई तक राज्य के हमारे शिक्षक है उनको ऑफलाइन प्रशिक्षण किया जाएगा। इसी कड़ी में मैं आगे हमारी आमंत्रित करती हूँ हमारी मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा मैम को। मैम, आपका उद्बोधन। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री महोदया, एसीएस एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, सभागार में उपस्थित मेरे अन्य साथी अधिकारीगण, फील्ड से जुड़े हुए सभी जिला कलेक्टर्स और बहुत बड़ी संख्या में जो हमारी शिक्षक हैं वो भी आज जुड़े हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। सर, आज एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं समझती हूँ सर शायद देश में पहला राज्य है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इस व्यवस्था से आज जुड़े हुए हैं। तो इससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी बड़ी प्राथमिकता है बच्चों की शिक्षा को लेके। जैसा कि एसीएस एजुकेशन ने बताया अपनी प्रेजेंटेशन में कि ये जो आज का दिन है उसमें किन पहलुओं पर हमें ध्यान देना है और हमको ये समझना चाहिए कि अगर राज्य की प्रगति पर ध्यान देना है तो शिक्षा के
तमाम पहलुओं पर भी हमें जो है ध्यान देना होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है सर कि राजस्थान में कुछ ऐसे अच्छे नवाचार किए गए हैं, कुछ इतने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि उन सुझावों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है उसमें राजस्थान की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया है। और ये माना गया है कि जो कार्य राजस्थान में हुआ है वो उच्च श्रेणी का हुआ है। जो आज का कार्यक्रम है मुख्य रूप से वो इन बातों पर फोकस किया जा रहा है, जो कोविड पीरियड में जो लर्निंग लॉसेस हुए हैं उस पे हमें किस तरह से उसको कॉम्पेंसेट करना है और क्या प्रणाली हमें जो है अडॉप्ट करनी है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। जो फाउंडेशन लिटरेसी जिसे हम फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी कहते हैं उसको हमें कैसे इम्प्रूव करना है इस पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। जैसा ACS एजुकेशन ने अपनी प्रेजेंटेशन बनाया कि अब हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी, रटने के स्थान पे हमें लर्निंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि रटना जो है उसमें सस्टेन नहीं कर सकते उस अप्रोच को। और ये बच्चे जिस एज ग्रुप को हम जो है एड्रेस कर रहे हैं ये सबसे क्रिटिकल एज ग्रुप होती है जिसमें इस समय जो उसके मस्तिष्क का विकास होता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग वो मैक्सिमम होता है। और जितनी स्टडी और रिसर्च हुई है उसमें ये बताया गया है कि 0 से 3 साल तक जो है बच्चे का मस्तिष्क जो है 95% जो है विकसित हो जाता है उसके। लेकिन हम अभी भी हमने वो समय नहीं खोया है और जो हम अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं वर्कबुक की, गैप एनालिसिस की, वो एकदम सही ग्रुप जो अप्रोच है। और इसमें जो टीचर्स हैं उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। टीचर्स को जानना पड़ेगा कि हमें जो है बच्चे को एंगेज करके उसको इन्वॉल्व करके हमें जो है लिटरेसी और न्यूमरेसी पे किस तरह से उसको हमें एक जॉयफुल लर्निंग का माहौल बना के उसको हमें सिखाना होगा। टीचर्स इस पूरी प्रक्रिया में एक चेंज मेकर्स हैं और टीचर्स अपने दायित्व को जब समझ जाएंगे तो मैं नहीं समझती कि हम जो हमारा उद्देश्य है बच्चों को सिखाने का, बुनियादी शिक्षा का, न्यूमरेसी का, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। राजस्थान ने इस ओर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि पहले से ही जो आंगनवाड़ी जो है हमारी उसको हमने जो है स्कूली शिक्षा से इंटीग्रेट किया है। प्री प्राइमरी बाल वाटिकाओं की हमने स्थापना की है, प्री प्राइमरी कक्षाओं को भी हमने जो है संचालित किया है और जो बची हुई आंगनवाड़ी है उसको भी हम जो है शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जोड़ें उसकी भी हम जो है पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और अब समय है कि हम कोविड में सबसे ज्यादा जान चुके हैं कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग या तकनीकी टेक्नोलॉजीज का किस तरह से बेहतर उपयोग किया जाए कि हम जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाए। और राजस्थान में इस ओर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, जैसे कि शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से जितने भी बच्चे हैं, जितने टीचर्स हैं, सभी की डिटेल्स उस पोर्टल पे है और जितने चाहे उनकी अटेंडेंस है, चाहे शिक्षा परिणाम है, चाहे उनकी APR है, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेस है, तमाम मॉड्यूल्स एंड टू एंड जो उनके बेनिफिट के होते हैं वो सभी शाला दर्पण के द्वारा संपादित किए जा रहे हैं। और जो हमारे बच्चों की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो अवधारणा है जिसके अनुसार हम जो है दक्षता के ऊपर जो है शिक्षण जो हम करवा रहे हैं उसमें भी जो कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स की हो रही है वो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के अराउंड ही उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो टीचर्स को जो सीखना चाहिए इन ट्रेनिंग मॉड्यूल से, वो बहुत ज्यादा उसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आज 3.5 लाख टीचर से जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और तमाम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं कि इस टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल को कृपया वो सीरियसली लें, जिससे वो समझ जाएंगे कि उनको
जो किस तरह से कम्युनिकेट करना है, कैसे ग्रुपिंग करनी है, जैसा कि पवन जी ने बताया कि आपको छोटे छोटे ग्रुप बना के गैप एनालिसिस करके बच्चों के कौन से विषय में क्या कमी है, वर्कबुक में उसको किस तरह से काम कराना है, इन सबको जब वो सीख लेंगे तभी वो अपने स्कूल्स में एक जॉयफुल लर्निंग या इस तरह की शिक्षा को वो जो है प्रदान कर पाएंगे। क्योंकि अब ये सभी चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग जो था उसको हमें चेंज करना होगा। टीचिंग से ज्यादा लर्निंग पे हमें ध्यान देना होगा और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो नई तकनीक है, नए जो इसमें मॉड्यूल्स जोड़े गए हैं चेंज सिनेरियो में, उसको हमें जानना होगा। आज जो राजस्थानी शिक्षा में बढ़ते कदम जो जिसका कि प्रोग्राम का आज जो है लॉन्च किया जा रहा है, इसको हमें आत्मसात करना होगा और इसके जितने भी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम सबको मिलके पूरा करना होगा। यही हमारा ध्येय होना चाहिए और जो राजस्थान ने अपनी नेशनल लेवल पे अपनी पोजीशनिंग बनाई है उसको हमें बरकरार रखना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। CS मैडम, आपका हार्दिक आभार। निपुण भारत के अंतर्गत और जो NEP के जो संचालन है स्टेट लेवल पे, मैडम आप ही के कुशल नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं यहाँ पे निवेदन करना चाहूंगी, SCF राज्य पाठ्यचर्या निर्माण और असेसमेंट सेल का कार्य जो हमारे स्टार प्रोजेक्ट जो कि 6 स्टेट्स में दिया गया, उसमें एक हमारा राज्य भी है। उसके तहत अभी विगत दिनों वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, मिनिस्ट्री से टीम आई थी, NCERT की सम्मिलित टीम थी। उन्होंने हमारे स्टेट के अभी तक किए गए जो हमारी स्थिति है उसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। अब अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान मैडम को कि वो अपना उद्बोधन प्रदान करें। हर दिल अजीज आदरणीय अशोक गहलोत साहब, माननीय BD कल्ला जी, माननीय उषा शर्मा जी, माननीय कुलदीप राका जी, अखिल अरोड़ा जी, गौरव गोयल जी, ACS जी, डायरेक्टर साहब, अधिकारीगण, शिक्षकगण, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मीडिया के बंधु, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का आज ऑनलाइन लॉन्च आदरणीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है और इनके में इस टाइम अगर हम कोविड का जिक्र ना करें तो हमारी ये बात अधूरी रहेगी, क्योंकि कोविड के टाइम में इतना शानदार मैनेजमेंट राजस्थान का हुआ था। एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने दिया गया। जब हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने आह्वान किया था पब्लिक से, सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, टेस्टिंग हुई। हम हेल्थ सेक्टर में इतना आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि इन्होंने MLA लेड से भी ये सुनिश्चित किया कि 2 करोड़ रुपए आप देंगे हेल्थ के लिए, जिससे कि हेल्थ का सिस्टम अच्छा हो। उसी तरीके से शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए गंभीरता पूर्वक एवं प्राथमिकता से कार्य कर रही है। पहला, प्रवेशोत्सव अभियान में अनामांकित एंड ड्रॉप आउट बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए विशेष रूप से अभियान चलाए जा रहे हैं। विगत वर्षों में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। बालिका शिक्षा की पहुंच गांव ढाणी तक सुनिश्चित किए जाने के लिए राज्य में सभी 115 बालिका प्राथमिक विद्यालयों को बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 400 से अधिक बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक अपग्रेड किया गया है। राज्य में संचालित 1846 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से तथा आवश्यकता सीधे ही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक अपग्रेड किया जा रहा है। बालिका शिक्षा को मोटिवेट करने के लिए बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पहली, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। दूसरी, निशुल्क साइकिल वितरण योजना। तीसरी, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना। चौथी, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। पांचवी, विदेश में स्नातक स्तर तक शिक्षा सुविधा योजना। छठी, गार्गी पुरस्कार योजना। 7th, कस्तूरबा गांधी राजकीय आवासीय विद्यालय योजना। 8th, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। 9th, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।
10th आपकी बेटी योजना, 11th शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, 12th मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। बेटियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए हमारी सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर द्वारा उड़ान योजना के तहत निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जा रहे हैं, जिससे कि उनकी हाइजीन और हेल्थ मेंटेन हो सके। शिक्षकों को, शिक्षा अधिकारियों को एवं अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि हमारी बेटियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करें एवं भय मुक्त वातावरण का निर्माण करने में योगदान दें। हम बेटियों की मानसिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में चुप्पी छोड़ो हमसे कहो अभियान के तहत गरिमा पेटी की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें बालिकाएं अपनी समस्त प्रकार की शिकायतें, समस्याएं कागज पर लिखकर इस पेटी में डाल सकती हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी प्रबुद्धजनों से यह इल्तिजा करना चाहूंगी कि हमारी बेटियों में भी बेटे के समान क्षमताएं हैं। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें मोटिवेट करने की एवं इक्वल अवसर देने की। कोरोना काल में नौनिहालों और हमारी बेटियों की शिक्षा की निरंतरता में रहे लर्निंग लॉस की क्षतिपूर्ति के लिए आदरणीय अशोक गहलोत साहब द्वारा शुभारंभ किए जा रहे राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम निश्चित ही सकारात्मक प्रभाव होगा। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करती हूँ। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, संघर्षों में भी जी सकती हूँ, कोई मेरा रास्ता रोके यह मैं नहीं सह सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका आभार आदरणीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय। बालिका शिक्षा के महत्व को बताते हुए आपका जो उद्बोधन था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी श्री जवाहरलाल नेहरू जी का कथन, अच्छी शिक्षा वही है जो समाज को ऊपर उठा सके। शिक्षा राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ाने वाले, गति प्रदान करने वाले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब से मैं आग्रह करूंगी कि आप हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। सर। परम सम्मानीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय श्रीमती जाहिदा खान जी, माननीय श्रीमती उषा शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, श्री रांका साहब, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री अखिल जी अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, हमारे ACS शिक्षा विभाग श्री PK गोयल जी, श्री गौरव जी गोयल, डायरेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उपस्थित अधिकारीगण, शिक्षकगण, भाइयों बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने शिक्षा के बढ़ते कदम प्रोग्राम की शुरुआत के लिए अपना अमूल्य समय दिया। ये बात सच है कि राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टीम एजुकेशन राजस्थान ने पिछले 3.5 वर्षों में प्रमुख कार्य किए हैं, जिसके कारण राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनी है। मैं इस अवसर पर खास तौर से कुछ जिक्र करना चाहूंगा। खेल कूद के क्षेत्र में बाल वैज्ञानिकों के नवाचारों और नवीन आइडियाज के बारे में जो काम हुआ है, उसकी पूरे देश में तारीफ हुई है। मैं खास तौर से बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हुआ, उसमें NCERT द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता आंकलन में जो 12 नवंबर 2021 को हुआ था, उसमें औसत स्कोर जो था पूरे देश का, उससे हमारा औसत स्कोर काफी ऊंचाई पर था। इसी प्रकार नामांकन क्षेत्र में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई। 98,50,000 व्यक्तियों का
विद्यार्थियों का नामांकन गत वर्ष हुआ और अभी प्रवेशोत्सव हम मना रहे हैं। इसमें प्रथम चरण में 10 जुलाई तक और द्वितीय चरण जो है उसमें भी काफी लोगों की अभिवृद्धि की। प्रवेशोत्सव में 1,86,000 अब तक नए प्रवेश हो चुके हैं। इसको हम 2 फेज में चलाएंगे। सबसे पहले 24 जून से 16 जुलाई तक फर्स्ट फेज और उसके बाद 24 जुलाई से 16 अगस्त तक पुनः सर्वे और प्रवेश का काम किया जाएगा। और इसमें हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि कोई भी व्यक्ति ड्रॉप आउट न हो। यदि ड्रॉप आउट हो गया है तो उसको स्कूल लाया जाए और 100% नामांकन का लक्ष्य हमारा रखा जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से तमाम आज इस हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले लोगों को बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधी भर्ती से अब तक 77,239 शिक्षकों की नियुक्तियां की है। उसमें प्रारंभिक शिक्षा में 42,796, 34,443 माध्यमिक शिक्षा में सीधी भर्ती की है। इस प्रकार 77,239 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों की 94,845 पदों पर सीधी भर्ती तथा 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार 1,04,845 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 1,80,000 के करीब शिक्षकों की भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में होने वाली है। और इससे राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट का स्तर और खासतौर से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए राजस्थान ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया है। नेशनल लेवल पर आपने सबने देखा होगा कि कोविड के दौरान हमारे यहाँ विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित हुए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज, ई लर्निंग, ई क्लासेज, हवा महल, रेडियो, टीवी, इन सब के माध्यम से हमने अध्यापकों से प्रोग्राम तैयार करवाए और उन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे राजस्थान में सुदूरपूर गांवों में हमारे विद्यार्थियों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जो पढ़ाई की, उससे अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के विद्यार्थियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और किसी भी कारण से कोई कमी रह गई है तो आज का ये कार्यक्रम आपके नेतृत्व में जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें खास तौर से ब्रिज कोर्स आपने स्वयं ने बजट के बिंदु संख्या 6.3 में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान ब्रिज कोर्स के लिए किया था, ताकि कक्षा 1 से लेकर 8 तक विद्यार्थी ब्रिज कोर्स के माध्यम से पढ़ सके और कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को हम परीक्षा इवेल्युएशन के माध्यम से देख सकें कि इन 3 महीनों में उनके स्तर में सुधार आया है या नहीं है, वो बराबर जो गैप रह गया था उसको दूर कर पाए या नहीं कर पाए, इसका बराबर इवेल्युएशन किया जाएगा। जहां तक राजस्थान के अचीवमेंट्स का सवाल है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इंस्पायर अवार्ड प्रतिभावान छात्रों को अवार्ड देने के लिए होता है। इसमें चयनित विद्यार्थी को 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस सर्वे में वर्ष 2020-21 में और 21-22 में दोनों में राजस्थान सर्वोच्च स्थान पर रहा और हमारे 8,027 और 10,019 चयनित विद्यार्थी हुए। और इस साल भी हमारी तैयारी है कि हम इस सर्वे में नियमित रूप से प्रथम आएंगे, निश्चित रूप से प्रथम आएंगे। हमारे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया जाता है, उसमें भी राजस्थान 1+ रैंक में आया है। फिट इंडिया मूवमेंट में प्रदेश देश में सर्वोच्च स्थान पर है। नो बैक डे, ये शनिवार के दिन हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज को प्रोत्साहन देने के लिए करते हैं। ये भी राजस्थान में एक नया नवाचार है जिसमें राजस्थान अग्रणी रहा है। अन्य प्रदेशों में इस प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं है। कंप्यूटर संवर्ग का गठन करने के लिए 10,000 कंप्यूटर टीचर्स की सीधी भर्ती का निर्णय आपने किया है, वो बहुत स्वागत योग्य है। इससे जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित टीचर्स जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस
दे सकेंगे। इसके माध्यम से हमारे विद्यार्थी डिजिटल और वर्चुअल कार्यक्रम के लिए तैयार हो सकेंगे। इसी प्रकार हमने राजकीय जो आवासीय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, इन सब में डिजिटल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत कर दी है। इसमें सेट टॉप बॉक्स, इंटरनेट की सुविधाएं दे दी है। कोविड के पीरियड में जो नुकसान हुआ, इसके लिए एक बैक टू स्कूल कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अंतर्गत लर्निंग लॉस के लिए प्रावधान किया गया और ये जो 3 महीने का ब्रिज कोर्स चालू किया गया है, ये भी अपने आप में इसी की एक कड़ी है। एपीजे अब्दुल कलाम योजना, इसके अंतर्गत हमारे राजस्थान में 2000 व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए भी विभाग अपनी ओर से प्रयत्नशील है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। एक तो प्रथम चरण वृक्षारोपण का हमारा 10 जुलाई तक का रखा है, जिसमें सारी स्कूलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। द्वितीय चरण अक्टूबर में होगा, उसमें सर्वाइवल रेट को देखा जाएगा और कुछ नए पौधे लगाने के लिए काम करेंगे। अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो 6 अगस्त टेंटेटिव डेट्स तय किए हैं। फिर आपकी सुविधा के अनुसार हम आपसे निवेदन करेंगे कि पूरे प्रदेश में एक समय एक साथ 4 राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाएं, जिसमें वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा वो गाने हम आपसे अप्रूव करवा लेंगे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और इसी प्रकार जनगण मन, ये एक साथ एक मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, जिसमें करीब करीब 75 लाख से लेकर हो सकता है कि लगभग 1 करोड़ लोग एक साथ एक समय पूरे राजस्थान में गीत को गाएं। इसी प्रकार 9 अगस्त को झंडा दिवस, उसमें दिन सारे लोग तिरंगा झंडा लेकर के स्कूलों में आएंगे और सारी स्कूलों में झंडारोहण होगा। इसी प्रकार आपने बजट में जो प्रावधान किया उसके अंतर्गत 1000 प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। इससे भी हमारा स्टैंडर्ड जो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों का अच्छा होगा। जब नींव मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में हमारी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल और अच्छे होंगे। रीट की परीक्षाएं हम 23 और 24 जुलाई को आयोजित कर रहे हैं। इसमें सीएस महोदया की अध्यक्षता में कई मीटिंगें हो चुकी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत अच्छे इंतजाम आप लोगों ने किए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जो है, इसके अंतर्गत हम आजादी के संघर्ष में राजस्थान का क्या योगदान रहा, इसके संबंध में निबंध प्रतियोगिताएं, वाद प्रतियोगिताएं, कल्चरल कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराएंगे, जिससे विद्यार्थियों में आजादी के प्रति किन किन लोगों ने योगदान दिया, उस समय कैसे कैसे गीत गाए जाते थे, आजादी के महत्व को समझे। अभी पिछले दिनों में भारत सरकार ने आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें जो मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा है उनको तो पीछे रखा और जिनको कोई जानते ही नहीं है उन लोगों को आगे रखकर उसको करने की मैंने उसका बड़ा ऐतराज किया कि जिन परिवारों की 3-3 पीढ़ियां, मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी जेलों में रही, उसका कोई जिक्र नहीं। और भी ऐसे परिवार हैं जो 3-3 पीढ़ियां जेलों में रही और जिन्होंने संघर्ष किया, उसकी जगह आप जिनको लोग जानते ही नहीं है उसको कहां से उठा के ले आए। तो कुल मिलाकर के हमको आजादी के अमृत महोत्सव में विद्यार्थियों को आजादी के आंदोलन की जानकारी देना, उससे संबंधित लोगों को बताना, ये भी हमारा उद्देश्य रहेगा। और मैं आपसे खास तौर से हमारे जो टीचर्स बैठे हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि टीचर्स को कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका कद ब्रह्मा विष्णु और महादेव के बराबर बताया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सब लोग जो है इसको, इस गरिमा को बनाए रखें और खास तौर से खुद संस्कारवान बने और हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें। हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है। किसी भी विद्यार्थी से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हो तो खड़े होकर सीधे कहेगा मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, ज्यादातर बच्चे। फिर कहेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा। कुछ बच्चे कहेंगे मैं कलेक्टर बनना चाहूंगा, एसपी बनना चाहूंगा। कुछ खेलों में रुचि रखते हैं, वो कहेंगे हम बड़े होकर विराट कोहली या अजरुद्दीन बनना चाहेंगे। लेकिन हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है, लेकिन बन कब सकता है? जब वो अच्छी तालीम लेता है,
अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। बिना शिक्षा के बुद्धू तो बन सकता है, लेकिन आदमी नहीं बन सकता, अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इसलिए शिक्षा ही किसी व्यक्ति के बनने का माध्यम है। तो आइए हम विद्यार्थियों को इस शिक्षा के बढ़ते कदम के माध्यम से जो कोविड में गैप रह गया है उसको दूर करें, और ऐसा हेल्दी कंपटीशन रखते हुए कि जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका में जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, चाइना में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनसे अच्छे विद्यार्थी हम तैयार करके ऐसे, अब गुड और बेटर का जमाना नहीं है, दी बेस्ट का जमाना है। इसलिए दी बेस्ट विद्यार्थियों को तैयार करें ताकि वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे खासतौर से टीचर्स कम्युनिटी वो खुद नियमित रूप से अपने विषय के बारे में अधुनातन जानकारी रखेगी, और कक्षा कमरों में जो शिक्षा देगी उसमें खासतौर से जॉयफुल एजुकेशन का कंसेप्ट है, उसको पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो। विद्यार्थी स्कूल में जाए तो लगे कि यदि माता पिता कहें कि आज सामाजिक कारणों से स्कूल नहीं जाना है, तो उसको ये कहना चाहिए कि नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल मिस नहीं करूंगा, तब उसको आनंद की अनुभूति होगी। और खास तौर से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी एक उदाहरण देता हूं। मैं 30वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे गुरुजी थे अगरचंद जी व्यास, मारदा कहते थे हम, तो वो हमको उनके फंडामेंटल आज भी हमें क्लियर है। हमारा उद्देश्य नहीं कि रटना नहीं है, हमको फंडामेंटल क्लियर करने हैं। तो मुझे बताया उन्होंने, अभी भी उदाहरण याद है, 20 पेन की कीमत 40 रुपए, तो एक पेन की कीमत कितनी, बट भाग दिया 2 आ गई। और 1 पेन की कीमत 2 रुपए, तो 20 पेन की कीमत कितनी, यानी मल्टीप्लाई करना 40 रुपए। थोड़ी की दी हो और ज्यादा की पूछे तो गुणा करना है, ज्यादा की दी हुई और कम की पूछे तो भाग देना है। ये कंसेप्ट आज भी क्लियर है। तो हमारे इस शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उनको केवल रट्टू नहीं बनाए, हम उनको उनके फंडामेंटल्स क्लियर करें ताकि वो फंडामेंटल क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और तमाम शिक्षकों का आह्वान करना चाहता हूं, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो। हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाएं टीम स्पिरिट से, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि राजस्थान को शिक्षा में अव्वल नंबर रखना है, हमको इस स्पिरिट को बनाए रखना है। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय, आपका हार्दिक आभार। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम नामकरण आप ही के द्वारा किया गया है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, यदि हमें दुनिया में वास्तविक शांति तक पहुंचना है तो उसकी शुरुआत हमें बच्चों से करनी होगी। उनके इसी कथन को ध्येय बनाकर अविरत कर्मशील हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों के हेड एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब से मैं निवेदन करती हूं कि आप राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के लोगो एवं पोस्टर का विमोचन करने की कृपा करावे। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री। एक और ये पोस्टर है, प्रोग्राम का पोस्टर है, वो लोगो हमारे प्रोग्राम का जो पोस्टर का विमोचन किया जा रहा है।
परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कार्यक्रम की सफलता के लिए आशीर्वचन से लाभान्वित करने का मैं अनुग्रह करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। शिक्षा मंत्री हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, शिक्षा राज्य मंत्री बहन श्रीमती जायदा खान जी, चीफ सेक्रेटरी महोदय श्रीमती उषा शर्मा जी, ACS शिक्षा पवन कुमार गोयल जी, अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप नाका जी, गौरव गोयल जी और डायरेक्टर गौरव अग्रवाल जी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए तमाम कलेक्टर्स और शिक्षा अधिकारीगण, समस्त ब्लॉक से जुड़े ब्लॉक शिक्षा अधिकारीगण और शिक्षा विभाग का समस्त स्टाफ, समस्त पंचायत मुख्यालयों से जुड़े समस्त PEO और विद्यालयों के संस्था प्रधान, यूट्यूब लाइव से जुड़े शिक्षा विभाग के लगभग लाखों 3,70,000 के लगभग शिक्षकगण हैं, अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं, ICT और अन्य माध्यमों से जुड़े लाखों विद्यार्थीगण। ये अद्भुत प्रोग्राम है और इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूँ। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम ये अद्भुत इसलिए भी है कि एक तरफ तो पूरे राजस्थान के हमारा जो परिवार है शिक्षा विभाग का उजड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो इसका उद्देश्य रखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना ने जो हाहाकार मचाया था पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये भी कभी हमारे वक्त में ऐसी स्थिति बनेगी कि पूरी दुनिया एक संकट में आ जाएगी और लॉकडाउन के माध्यम से जो हालात हुए देश के अंदर वो भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वैसे तो सभी लोग प्रभावित हुए, कई लोग जान चली गई, कई लोग बच गए, कई लोगों को पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हो रही है अभी तक भी, पर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले छोटे बच्चे थे, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर सामने पड़ा, उनकी जिंदगी सामने पड़ी है और बचपन में ही अगर बाल्यकाल में ही अगर उनके सामने संकट हो कि वो स्कूल जा नहीं पा रहे और बिना शिक्षक के चाहे हम कितनी कोशिश कर लें ऑनलाइन की, परंतु वो माहौल नहीं बनता है, वो स्थिति नहीं बनती जो कि ऑफलाइन पढ़ाई से हो सकती है। और लंबे समय तक ऑनलाइन की चर्चा चलती रही। शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छे, जैसा कि कल्ला जी और जायदा जी बता रही थी, अच्छे अनुभव प्राप्त किए, अच्छे पहल करी, परंतु टीचर्स को भी भूमिका अदा करने के लिए कहा गया। उन्होंने कोर्सेज की रिकॉर्डिंग भी करी, प्रयास पूरे किए गए शिक्षा विभाग द्वारा किस प्रकार से ऐसी स्थिति में बच्चों को नुकसान नहीं हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की तरह ही काम किया गया, करने की कोशिश की गई। पर उस वक्त का अनुभव बता रहा था कि सब बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, कई गांव में इंटरनेट नहीं होता है, कई बच्चों के साधन नहीं होते हैं, उसके अभाव में वो जुड़ नहीं पाते हैं, कई लोगों की हैबिट भी नहीं होती है। तो ये चर्चा को इसे बना हुआ था उस वक्त में भी कि भाई बच्चे जो है वो कुछ लोग जो रुचि रख के उनके परिवार के लोग जो सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं उसके कारण जुड़ पा रहे हैं और अधिकांश बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं। और उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके माँ बाप पे भी और बच्चों पे भी।
उसकी कल्पना अपन नहीं कर सकते। कर सकते हैं, इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है, पर जो बीतती है वो खुद समझ सकता है कि वास्तव में क्या बीती है। और इसीलिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहूंगा कि आज आपने एक अभिनव प्रयोग राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम नाम दिया, और इसके माध्यम से ब्रिज कोर्स के माध्यम से जब ने बजट में घोषणाएं करी थी, प्रोविजन किए थे कि कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी और इस काम को आगे बढ़ाइए, तो बजट की घोषणा को ही पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत मेहनत करके जो ब्रिज कोर्सेज बनाए गए हैं उसके माध्यम से विभाग पूरी तरह कामयाब होगा। और एक तरफ शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग दे करके और दूसरी तरफ बच्चों को उसके माध्यम से इस कोर्स करवा करके जो गैप था उसको कम करने का प्रयास करेगा। कितना कम कर पाएंगे वो डिपेंड करता है टीचर्स पर मुख्य रूप से, क्योंकि टीचर जो है, बच्चे तो नासमझ भी होते हैं, पर टीचर्स अगर उनके अभिभावकों को, जैसा कि प्रोग्राम बताया गया स्लाइड्स के अंदर, अभिभावक को जोड़ के कैसे आगे बढ़ा जाए, और टीचर ही इम्प्रेस कर सकता बच्चों को भी कि क्या महत्व है इस ब्रिज कोर्स का, जिससे कि आगे उनको तकलीफ नहीं आएगी। जब आगे वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बेसिक ज्ञान जो है, जो उसका छूट गया है, उसको वो ब्रिज कोर्स के माध्यम से अगर वो पूरा कर लेता तो काफी हद तक फिर वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो आगे आने वाले वक्त में उनको कमी नहीं खलेगी। एक मैं स्लाइड देख रहा था जिसमें ये था कि मिस्टर गोयल बता रहे थे कि जो बच्चों की शिक्षा होगी ब्रिज कोर्स के माध्यम से, उसके बाद में उनका टैलेंट देख के ग्रुप बनाए जाएंगे और फिर उनको शिक्षित किया जाएगा। उस पर मेरा कहना है कि थोड़ा उसको आप अमेंड करें इस रूप में कि बच्चों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए, कि अगर आपने बच्चों को सिलेक्शन किया कि ये बच्चे अब ज्यादा आगे बढ़ गए हैं या अलग ग्रुप बनेगा इनका, फिर इनकी अलग से पढ़ाई होगी, तो बाकी बच्चों में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो वो फिर आगे पढ़ नहीं पाते हैं, या वो कॉम्प्लेक्स अगर घर जगह रह जाता है बच्चों के दिल और दिमाग के अंदर, तो वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। थोड़ा उसको आप अपने हिसाब से देखें। कोरोना काल में जो टीचर्स ने काम किया वो अद्भुत था, ये तो ठीक है शिक्षा के विभाग में, उसके अलावा भी जो जिम्मेवारी सौंपी गई, क्योंकि टीचर्स ऐसे हैं जिनको अपने इलेक्शन ड्यूटी पे भी, जनगणना में भी सब जगह लगाते हैं, वो उनके संगठन के बाद एतराज भी करते हैं हम सब ये काम क्यों देते हैं, हम तुम्हारा काम तो शिक्षा का है, पढ़ाने का है, पर काम दिया जाता है। उसके लिए तो मैं समझता हूँ, मुझे पता नहीं अन्य राज्यों में क्या होता है, पर CS महोदय जो देखेंगे कि और राज्यों में क्या है और राजस्थान में हम क्या कर सकते हैं, क्या ये संभव है, क्योंकि टीचर्स की संख्या इतनी बड़ी है और उस रूप में हम लोग उनकी जिम्मेदारी देते हैं और अपना काम चला लेते हैं, तो क्या उनके बगैर ये संभव हो सकता है क्या? और अगर उनको काम में लगाया जाना है तो उनके संगठनों को विश्वास में ले हम लोग कि किस प्रकार आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं शिक्षक के तौर के अलावा भी, जिससे कि गवर्नेंस में कोई तकलीफ नहीं हो। गुड गवर्नेंस भी आवश्यक है हम सबके लिए, और सरकार भी मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से टीचर समुदाय ने भी, कर्मचारियों ने भी, सबने महसूस किया होगा कि वर्तमान सरकार जिस रूप में ध्यान रख रही है कर्मचारियों का, उसमें टीचर्स भी आते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत कम राज्यों में ऐसी स्थिति होगी देश के अंदर। जो OPS की मैं बात करूं तो वो एक ऐतिहासिक फैसला है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे राजस्थान, जयपुर आए थे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार इस बारे में विचार करे
कि हमने मानवीय दृष्टिकोण रख कर के ओल्ड एज पेंशन लागू करी है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, समझ लीजिए आप। राजनीति तो सती हो जाती है, अच्छे काम करते हैं तो राजनीति हो जाती है, गुड गवर्नेंस की कोई विकल्प नहीं है। पर हमने कहा उनको भी कहा आप जरा बात करें केंद्र सरकार में, इसको पूरा एग्जामिन करके राजस्थान सरकार ने लागू किया है, आनंद फानंद में नहीं किया इसको, ओपीएस को लागू किया है मानवीय दृष्टिकोण से। तो जो हमारे लाखों कर्मचारी है, अध्यापक के सब है, और अगर उनके दिलो दिमाग में 35 साल के शरीर में ही रहता है पता नहीं पेंशन कितनी मिलेगी। हर आदमी को अपने बुढ़ापे की चिंता होती है, और वर्तमान समय में जो माहौल है परिवारों का उसमें और ज्यादा चिंता होती है। उसके अंदर वो व्यक्ति सोचता है कि मैं पता नहीं शेयर मार्केट के आधार पर पेंशन की जो कल्पना की गई है उसमें अनिश्चितता है कि कितनी पेंशन मिलेगी, तो फिर अपनी ड्यूटी को अंजाम उस रूप में नहीं दे सकता है। बहुत सोच समझ के फैसला किया। छत्तीसगढ़ ने भी कर दिया है, अन्य राज्यों में चर्चाएं चल रही है, कई राज्यों ने कमेटी बना दी है। तो केंद्र सरकार को मैं समझता हूँ कि आगे आना चाहिए। ये मैंने कहा परसों यहाँ मीटिंग के अंदर कि केंद्र सरकार आगे आए तो राज्य सरकार भी आगे आएगी। और इतना बड़ा मानवीय दृष्टिकोण है कि केंद्र को आगे बढ़ के राज्यों को विश्वास रहना चाहिए, कोई तकलीफ आएगी तो हम आपके साथ खड़े हैं फाइनेंशियल। वैसे तो जो राजस्थान सरकार ने, वित्त विभाग ने पूरी कैलकुलेशन करके हमने जो बजट में घोषणा की है, तो बहुत ही कामयाबी के साथ में ये स्कीम को लागू हम कर पाएंगे। भारत सरकार को मैं समझता हूँ कि बजाय कि वो कोई अभी जैसे वो ट्रस्ट बना हुआ है जिसके माध्यम से पैसा जमा होता गया आज तक, कर्मचारियों का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, तो उनको रिलेक्टेंट है वो वापस देने के लिए राज्यों को, राजस्थान को। ये नहीं होना चाहिए, ये पैसा हमारा है, आपके ट्रस्ट में पड़ा हुआ है, हमने स्कीम लागू कर दी ओल्ड एज पेंशन, तो आपको पैसा वापस देना चाहिए। अभी जो खबर आई थी वो मैं समझता हूँ अच्छा फैसला नहीं है, उसको हम लोग दबाव देंगे। अल्टीमेटली पैसा तो मिलना ही है, आदमी जो कर मिलेगा वो तो पैसा वो ले नहीं सकते। पर कहने का मतलब कि ऐसे बड़े डिसीजन के अंदर केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का है, संघीय ढांचा है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करके कामयाबी हासिल कर सकती है। उसमें पॉजिटिव रुख होना चाहिए केंद्र सरकार का, उसी रूप में उनको राज्यों को इमदाद करनी चाहिए। हालांकि सब जगह कटौती हो रही है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है CSS, वो कोई जमाने में 90-10 था, 80-20 थी, आज वो 60-40 हो गई, 50-50 हो गई। तो केंद्र जो कदम उठा उससे हमें तकलीफ भी हो रही है। पर शिक्षा ऐसा मुद्दा है जिसमें मैं समझता हूँ उनका है, कर्मचारियों का जो हमने फैसला किया वो है। कई हमने प्रयोग किए हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा रहेगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार की प्रायोरिटी रहेगी आगे भी। शिक्षा और स्वास्थ्य दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अगर नींव अच्छी होगी, मजबूत बनेगी, तो मानव संसाधन जो है वो हमारा प्रदेश का प्रतिभावान बनेगा, अनुभवी बनेगा और प्रदेश के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहेगा और कामयाब होगा। जरूरी है कि हमने जो नवाचार किया है, आज पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ पर पूरी तरह मेडिकल सर्विसेज 99.9% बल्कि 100% पूरी तरह फ्री है। IPD OPD फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, MRI CT स्कैन फ्री है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री है। कहने का मतलब कि सब कुछ फ्री कर दिया, 10 लाख तक का बीमा कर दिया, एक्सीडेंट का बीमा साथ जोड़ दिया 5 लाख का उसके अंदर। ये तमाम बातें जो आज समुदाय बैठा मेरे सामने, उन सबसे मैं मानवीय अपील करना चाहूंगा कि हमारी ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज की भी
कि कैसे हम इनका लाभ जो है जिसको मिलना चाहिए उस तक बात पहुंचाएं। कई बार शिक्षा के अभाव में, कई बार जानकारी के अभाव में ये लाभ उस परिवार तक मिलता नहीं जिसको मिलना चाहिए। टीचर समुदाय और शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, स्टूडेंट्स मिलकर के बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार के, जो सीधा हिट करते हैं परिवार को उसके लाभ के लिए, वहां तक हमारी स्कीमें पहुंचे, उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। खाली विज्ञापन से और प्रचार से काम नहीं चलता है, फिजिकली हम कैसे उनको बता सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि आप लोग इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जैसे कोरोना काल में काम किया पूरे प्रदेशवासियों ने, हमने आह्वान किया था धर्म गुरुओं को भी, एक्टिविस्ट को भी, एनजीओ को भी और तमाम आम जनता को भी, कर्मचारियों को भी। मैं समझता हूँ कि सबने एक दूसरे की इमदाद करी, भाई कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो सबने वो करके दिखा दिया। तो अगर हम लोग तय कर लें उसके बाद में मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं आती है, हम लोग कामयाब होकर रहते हैं। ये दक्षता और ये योग्यता, ये कैपेसिटी हमारे प्रदेशवासियों में भी है और उसमें हम सभी आते हैं। तो मेरा मानना है कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 22 साल पहले, तब करीब 38% लगभग शिक्षा थी। और हम लोगों ने एक प्रयोग किया, बहुत चिंता व्यक्त कर रहे थे, मुझे एग्जैक्ट पूरा फिगर याद नहीं है, 38.something तो थी शिक्षा कुल, और अगर गर्ल्स की एजुकेशन देखे तो और कम थी, और शेड्यूल कास्ट की गर्ल्स की देखे तो और कम थी। आप तो उस वक्त में मंत्री थे मेरे साथ, कल्ला जी, तो बहुत चिंता लगी हुई थी। हमने एक प्रयोग किया, राजस्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष था उस वक्त में, 50 साल हुए थे, तो राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला, और एक नया प्रयोग किया जिस गांव में ढाणी में भी जहाँ टीचर मिल जाए, पढ़ा लिखा स्टूडेंट मिल जाए, उसको टीचर बना दो। डॉक्टर सीपी जोशी हमारे मंत्री थे, 15 साल के मंत्री भी थे, फर्स्ट टाइम की बात है। 23,000 हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली, 23,000 गांव में ढाने तक में खोल दी। प्रयोग ऐसा था कि जिसके कारण से गांव में जो ढाणी बैठा बच्चा स्कूल जाता ही नहीं था, वो भी जाने लग गया। वो गांव में स्कूल मतलब एक टीचर जो है वो अपनी ढाणी पढ़ाए बच्चों को, और सरकारी टीचर के रूप में काम करे, एक नया प्रयोग था। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद में जो परसेंटेज बढ़ी है, फिर उन्होंने एक प्रोग्राम चला शिक्षा आपके द्वार, कि हर घर घर में जाकर टीचर छुट्टी के अंदर वो जाके घर घर में पता करेगा कोई भी घर का परिवार का बच्चा, बालक बालिका शिक्षा से वंचित तो नहीं है। ये अभियान चला है पूरे प्रदेश के अंदर। उससे क्या हुआ, एक तो बच्चों का नामांकन बहुत अधिक बढ़ गया, कुछ ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे, वो ड्रॉप आउट होना कम हो गए। तो एक ऐसा प्रयोग था जो बाद में सरकार बदल जाती तो कई बार नए फैसले हो जाते, वो अलग बात है, परंतु वो प्रयोग मैं समझता हूँ कि गांव और ढाणी तक में एक माहौल बनाना पढ़ाई का बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो आज आप प्रोग्राम करे राजस्थान शिक्षा में बढ़ते कदम, ये तो एक गैप पूरा कर रहा आप लोग, पर उसमें तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, रुचि नहीं थी बच्चों की, शिक्षा की तरफ माहौल ही नहीं था, इसीलिए बहुत कम परसेंटेज में बच्चे शिक्षित थे। तो वो एक अलग प्रयोग था, ये एक अलग प्रयोग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयोग बहुत कामयाब होगा। अब राजस्थान में भी अच्छी परसेंटेज में बच्चे स्कूल जाते हैं। ड्रॉप आउट की समस्या भी धीरे धीरे अब हमने जो नए फैसले किए हैं, प्राइमरी की मिडिल से सेकेंडरी या मिडिल से सीधा, कुछ स्कूलों को तो हायर सेकेंडरी कर दिया गर्ल्स की, तो और सारी जितनी सेकेंडरी स्कूल है उन सबको हायर सेकेंडरी कर दिया। तो अब जो डिस्टेंस है गाँव में स्कूल के, वो बहुत कम हो जाएगी, और छूट दे दी शिक्षा विभाग को प्राइमरी स्कूल खोलने की।
छूट दी हुई ना, जो मर्ज हो गई उनको खोलने की इजाजत। कोई कमी आएगी नहीं, जो आप लोग तय करोगे टीचर तय करेगा। शिक्षा का जो मैं ये बोल रहा हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं की तरह आज स्वास्थ्य सेवाओं में देश में राजस्थान नंबर 1 पे आ गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में भारत सरकार के आंकड़े अभी आए थे, पता नहीं वो कौन सा सर्वे था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके अंदर 82% ऐसे कुछ आए थे। तो उसमें भी हम एक नंबर 1 पे आ गए हैं भारत सरकार के सर्वे में। और वैसे हम लोग जैसे इसमें आए हैं उसी रूप में चाहेंगे कि शिक्षा के अंदर भी आए, और आने की संभावना है, क्योंकि हमने जो फैसले किए, टीचर्स को लेके फैसले किए, इनकी समस्याओं को लेके फैसले किए हैं, तो एक तरफ तो टीचर की समस्या हल हो रही है और दूसरी तरफ हमारे जितने साथी हैं स्टाफ के हों या कोई हो, जिनके जो हमें दिया गया समस्या भी आपके मुझे बताया गया कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नियम 2021 बनाए गए हैं, सेवा नियम 70 को और 71 को मिला करके। उसमें जो सहायक शिक्षकों के, पुस्तकालय अध्यक्षों के, प्रयोगशाला सहायकों के, सबके जो प्रमोशन के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं और लगभग 1100 विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य का पद जो है वो भी शिक्षा का प्रबंधन तंत्र मजबूत करने वाला होगा साबित। और जो प्रधानाचार्य है उनकी पदोन्नति के भी जो बाधा आ रही थी, उन वर्गों को भी जो फैसले किए गए उससे उनका असंतोष दूर भी होगा। करीब 50,000 से अधिक व्याख्यात इस लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार जो फिजिकल टीचर्स हैं उनकी पदोन्नति का मार्ग भी सुगम होने से खेलकूद को और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इससे शारीरिक शिक्षक संवर्ग के 10,000 से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा भर्ती भी हम लोगों ने करी है, भर्ती भी कर रहे हैं, अलग से भर्ती कर रहे हैं। कंप्यूटर के जो अनुदेशक है उनकी भी कर रहे हैं और फिजिकल का भी कर रहे हैं, और 10,000 टीचर तो इंग्लिश के लगा रहे हैं। ये इंग्लिश स्कूल का जो कंसेप्ट है, इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा तमाम हमारे साथियों को, इसको आप इस रूप में समझें। मैं कोई इंग्लिश का पक्षधर नहीं रहा हूँ बचपन से, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं तो खिलाफ था इंग्लिश के बचपन में, इसलिए इंग्लिश सीख नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त में भी यही था। अभी अमित शाह जी बोले थे अभी 1 महीना पहले, हिंदी को लेके कोई कमेंट कर दिया तो दक्षिण के राज्यों में उबाल आ गया था। अभी 1 महीना पहले की बात थी, हमारे गृह मंत्री बोले थे। तो हम लोग बचपन में देखते थे कि दक्षिण के अंदर कोई हिंदी का बोर्ड है तो जला दो उसको, और उत्तर के अंदर उत्तर माहौल था उस जमाने के अंदर, हमारे बचपन के अंदर ही। तो मैं कोई पक्षधर नहीं रहा, पर समय के साथ साथ में पार्लियामेंट में गए, सब देख रहे तो देखा कि बिना इंग्लिश के काम नहीं चलता है। और अब जो 21st सेंचुरी मोबाइल कंप्यूटर का युग, राजीव गांधी का सपना जो था वो पूरा हुआ, सब कुछ आज हाईटेक है। और नौकरी जो है, जिनके आईटी के क्षेत्र में बड़े हुए हैं, इंग्लिश जानते हैं, नौकरियों और उनकी सैलरी पैकेज कोई अंत ही नहीं है। कोई 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख 2 करोड़ पता नहीं क्या क्या है। तो हमने जो ये तय किया है, हमें 2000 जो शिक्षा मंत्री थे उस वक्त में फैसला हुआ। पर आप सोचिएगा कि मुझे एक अधिकारी ने कहा, साहब ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला है कि 10-15 साल के बाद में गांव के बच्चे जब फ्रेंकली और फ्रेंडली इंग्लिश बोलने लगेंगे, जो हिच होती है इंग्लिश बोलने में, समझ जाता है पर बोल नहीं पाता है। बचपन से ही अगर वो मान लो थोड़ा बहुत अभी कमी भी होगी स्कूल के अंदर, टीचर भी वैसे नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि टीचर खुद भी वो इंग्लिश के एक्सपर्ट टीचर नहीं होंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, 10,000 टीचर हम लोग भर्ती कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ टीचर में भी और बीएड कोर्सेज के अंदर भी टीचर आएंगे कि हमें इंग्लिश की तरफ बढ़ना है, जिससे कि हमें सर्विस में भी आसानी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये अगर एक बार कामयाब हो गया प्रयोग, अभी तो 1000 बार तो स्कूल खोली है,
2000 का हमने घोषणा कर रखी है और खोल देंगे स्कूल जितना आप लोग कहेंगे। हिंदी का महत्व में 1% भी कम नहीं करना है, वो तो रहेगा ही रहेगा। कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी विवाद आता है अखबारों के अंदर, पर मुख्य रूप से है कि हमें उसके साथ साथ में आज प्राइवेट स्कूल है इंग्लिश वाली, वहां जानते हैं कितना फीस लगती है। गरीब आदमी, मध्यम परिवार का आदमी उसको अफोर्ड नहीं करवाता है। हम चाहते हैं कि ये स्कूलें खुली है सरकारी, इसमें लॉटरी खोलनी पड़ रही थी, इसमें संख्या बढ़ती जा रही बच्चों के लिए। लॉटरी खोलने की नौबत नहीं आए, जो जाना चाहे स्कूल के अंदर, चाहे नई स्कूल खोलनी पड़ेगी वो खोलेंगे, पर जो इंग्लिश स्कूल में जाना चाहता है वहां स्कूल और कैसे प्रबंधन करें उस दिशा में डीईओ को और मैं समझता हूँ अन्य अधिकारियों को अभी सही देखना चाहिए कि वो सर्वे करे अपने क्षेत्र के अंदर। इसमें ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है कि किस प्रकार से इंग्लिश स्कूल कहीं गांव वाले मांगे तो ये निराश नहीं हो। हाँ, बच्चे मिलने चाहिए वहां पढ़ने वाले, होना जरूरी है। और 10-15 साल के बाद में हमारे यहाँ के राजस्थान के बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे, देश के अंदर अन्य राज्यों के मुकाबले में कंपटीशन के अंदर हर जगह है, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे लोकल सर्विस कमीशन का हो, चाहे कोई भी सर्विस, आईटी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जम मिलेगा उनको। उनका फ्यूचर के लिए बनाना बहुत आवश्यक है। इस रूप में इंग्लिश स्कूलों को मैंने प्रायोरिटी देना शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसमें इस बात को, जो मेरी भावना है उसको आप समझ करके इसको आप आगे बढ़ाएंगे। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी और हम सब मिलके इसमें बहुत ही आगे बढ़ के कामयाब भी होंगे, मेरा मानना है। बाकी बातें हमारे कल्ला जी ने कह दी, मैं जितने कहना चाहूंगा, राजस्थान में अब आपके वो माहौल नहीं जो अकाल सुख ही पड़ता रहता खाली, और उसी में हमारे बार बार अकाल पड़ते थे और पूरा टाइम गवर्नेंस का भी आता था कि गांव गांव में काम खोलो, अकाल रात के काम खुला नहीं खुला के शिकायत आती रहती थी। पीने का पानी मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए भी इंतजाम करो, चारे का प्रबंधन नहीं तो बाहर से मंगाओ, बहुत तकलीफ होती थी, वो मैंने देखा है। अब वो स्थिति जब से यूपी गवर्नमेंट ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने महात्मा गांधी नरेगा का जो प्रयोग किया है, 100 दिन का रोजगार की गारंटी कानून बना के पार्लियामेंट में दी गई है। और आप सबको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी इसी बजट के अंदर मैंने 100 का 125 दिन कर दिया है, बड़ा डिसीजन है ये। और शहरी रोजगार योजना भी हमने इंदिरा गांधी के नाम से लेके आए, जिसमें 100 दिन का रोजगार नरेगा की तरह होगा। वो कंट्री में 21 राज्यों में छोटा मोटा है, बड़े रूप में हमने किया है। तो बड़े बड़े काम राजस्थान में होने लग गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर दिया है शिक्षा के लिए। जब पहला 98 में हम लोग सरकार में आए थे, पहली बार राजस्थान में हमने प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट इंजीनियरिंग, प्राइवेट नर्सिंग, सब तरह के कॉलेज को अलाउ किया है। आज हमारे बच्चे जो है पहले जाते थे बेंगलोर या पुणे या मुंबई, माँ बाप चिंतित होते थे, लड़कियों को भेज नहीं पाते थे। अब हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज खुलने लग गए। अब राजस्थान में सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं जो है देश की, IIT, IIM, IIIT, एम्स, निफ्ट, सारी संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। कॉलेज हमने अभी 211 कॉलेज खोली 2-3 साल के अंदर। 70 साल में खुली है 250 कॉलेज राजस्थान के अंदर। हमने अभी खोल दिया 211 कॉलेज खोल दिए हैं, उसमें 90 कॉलेज के करीब गर्ल्स की है। तो आप सोच सकते हैं। और ये भी हमने कहा 500 लड़के ना पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को हम कॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। तो हमारी तरफ से मैं समझता हूँ कोचिंग क्लासेज के लिए भी बजट में घोषणा की, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, जो प्रतिभावान बच्चे उनको कोचिंग भी सरकार करवा रही है, हजारों बच्चों को। 200 बच्चों को विदेश भेज रहे हम लोग हमारे खर्चों पर। ये टीचर समुदाय, मैं समझता हूँ कि वो समुदाय है जो कि समाज की दिशा को मोड़ सकता है, क्योंकि वो उड़ता बैठता है समाज के अंदर, गांव के अंदर, हथाई के अंदर बैठता है, गाँव में, शहरों में।
उसका जो ऑरा होता है वो इंटेलेक्चुअल के हाथ होता है, वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं। हम लोग आप जो चाहे राजनीति में काम करके यहाँ बैठे हुए हैं या आप लोग सर्विस में हैं, हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खाली नौकरी में पैसे सैलरी तक नहीं होती है। हमारी एक प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे देश और प्रदेश की सेवा करें हर रूप में जहाँ हमारा बस चले। नॉलेज इज पावर। अगर हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसको हम कैसे बांटे सोसाइटी को सहयोग करने के लिए, उसमें अगर आप लोगों की भावना जुड़ेगी सबसे, और आप लोग अगर बताएंगे कि ये स्कीम सरकारों की आपको पता ही नहीं है, आपको आश्चर्य होगा 200 बच्चों को भेज रहे थे, मेरे ख्याल से एक तो जानकारी पूरी नहीं हो पाई, दूसरा उसमें कुछ कमियां भी थी स्कीम में। तो पिछली बार हमने भेजना शुरू किया, मेरे ख्याल से कोई गए बच्चे, कितने गए थे? लगभग 40 सैंक्शंस निकल चुके। 40 विदेश के अंदर पढ़ने के लिए पूरा खर्चा सरकार दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। 40 बच्चे गए, 200 का कोटा था तो 40 ही गए, क्योंकि उसमें कुछ कमी थी। अब मैं समझता हूँ कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने पूरा उसको वापस रिऑर्गेनाइज करवाया है। अब जो कमी दूर कर दी गई है, नए कोर्सेज ले लिया हम लोगों ने, सब कंट्री को ले लिया, करीब करीब सभी कंट्रीज में। अब आपके 200 बच्चे यहाँ पर जो अफोर्ड नहीं करते थे खुद, वो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों से दुनिया में पढ़ने जाएंगे। आप सोच सकते हो। तो ये तो कुछ बातें मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप कृपा करके, आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करें स्टेट गवर्नमेंट से भी। टीचर होता है, गांव में बैठता है, नए नए प्रयोग होते हैं, नई नई पहल होती है, अपने अनुभवों को शेयर करें शिक्षा विभाग से। कल्याण जी को मैं कहना चाहूंगा, आप अलग से ऐसा कोई बनाए वहाँ पे कोर्स, जो कि क्योंकि आज का जमाना है, पब्लिक क्या चाहती है, हम कितने कुछ कर लें, पब्लिक क्या सोचती है, उस ढंग से हम फैसला करते हैं तो ज्यादा वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आप लोग एक ऐसा प्रपोज बना लें जिससे कि वहां पर टीचर्स, एजुकेशन विभाग का कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहे तो प्रकोष्ठ उसको देखे। ऐसे सुझाव आएंगे जैसे कि मतलब आप सोच नहीं सकते, और उसको हम लेके आधा बना के शिक्षा विभाग में अगली बार बजट के वक्त में आप अगर सुझाव देंगे फाइनेंस को, तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है। बजट भी आजकल कई सरकार बनाती है तो पब्लिक को पूछती है कि पब्लिक क्या उनकी डिमांड है, क्या भावना है, उसके अकॉर्डिंग टू पब्लिक उसको सुझाव देती है। और पॉलिटिकल पार्टी बजट बनाती है, मैनिफेस्टो बनाती है। हमने घोषणा पत्र बनाया है, काफी उसमें ये प्रयोग किया। हरीश चौधरी थे, उसके कन्वीनर जो हमारे मंत्री थे, तो प्रयोग हुआ उसका, उस पर कई ऐसी स्कीम आई जो पहली बार आई है। तो ये स्थिति है कि अगर हम लोग पब्लिक को इन्वॉल्व कर लेंगे, और टीचर्स की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हो सकती है, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी प्रायोरिटी, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, हमारी प्रायोरिटी हेल्थ के साथ साथ में अगले बजट के अंदर भी, जैसे मैंने कहा, युवाओं के लिए प्रायोरिटी रहेगी। युवाओं में स्टूडेंट भी आते हैं। अगला बजट जो है युवाओं को और छात्रों को समर्पित हो। उसमें शिक्षा विभाग अपना भी आता है, शिक्षा। तो हमारा जो सोच है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा और ये शिक्षा, दो टॉप प्रायोरिटी में हम चलना चाहते हैं आगे भी, आने वाले वक्त के अंदर भी। उसके लिए ये सोच सुझाव आएंगे हमारे पास में, पब्लिक से आएंगे या एजुकेशन विभाग से आएंगे, टीचर से आएंगे, डॉक्टर से आएंगे। तो हम लोग मान रहे, अभी भी तमाम राज्य के डॉक्टर्स और मेडिकल सर्विसेज के लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार हर क्षेत्र में हम लोग जो उनको प्रायोरिटी दी है। कोरोना में भी काम अच्छा किया सबने मिलके, और हमने भी कोई कमी नहीं रखी है। आज मेडिकल कॉलेज खोल रही है राजस्थान के अंदर, 33 जिले हैं, 30 जगह मेडिकल कॉलेज खोल रही है, 30 जगह खोल रही है, हर जिले में कॉलेज खोल रही है।
तो ये जो बड़े बड़े फैसले हैं उससे हमारे स्टूडेंट जो है आज प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का वही तो कल मेडिकल में जाएगा, वो इंजीनियरिंग में जाएगा। तो तमाम बातें जो है मैं समझता हूँ कि जो उसका नींव अच्छी बनेगी, बेसिक पढ़ाई उसकी ठीक होगी, आगे जो उसके सपने हैं, और जैसे मिस्टर कलाम ने कहा था कि सपना देखकर सीखो, तो बच्चों को आप सपना देखकर सिखाओ। ये मैं टीचर समुदाय से अपील करना चाहूंगा, उनको उनके कॉन्फिडेंस पैदा करवाओ उनके अंदर। आपकी भूमिका सदियों से सुनते हैं कि उस जमाने के अंदर भी किस प्रकार से गुरुकुल हुआ करते थे, तो आज भी गुरुजनों का सम्मान कम नहीं है। समय के साथ साथ में देश और दुनिया में देख रहे हैं हम क्या हालात हैं, बदलता जरूर है, परंतु राजस्थान हो जो हमारा मुल्क हो, हमारी अलग प्राचीन काल से अलग सभ्यता है, अलग परंपराएं हैं, अलग संस्कार है, अलग संस्कृति है, उसको लेके हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि छात्रों में अच्छे संस्कार पैदा करें आप लोग। ये चुनौती है कि हमारा मुल्क एकता में अनेकता में एकता वाला मुल्क है, तो यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियां हैं हजारों, अलग अलग भाषाएं हैं, बोली हजारों हैं। ऐसे मुल्क को हम लोग, हमें गर्व है कि हम इस मुल्क को जो इसका मान और सम्मान दुनिया में बना है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र कायम रहा, सभी धर्मों को साथ लेके चले, सभी जातियों के साथ लेके चले और उसमें हम कामयाब हुए हैं। कई मुल्क जो हमारे साथ आजाद हुए थे वो मुल्कों में सैनिकों के शासन हो गए, हिंसा होने लगी, कई बातें हुई। हमारे यहाँ तो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री थी, जान दी थी, पर खालिस्तान ने बन दे दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। तो आजादी पहले और बाद में हमारे अलग तरह की एक औरा बना हुआ है, दुनिया इसका लोहा मानती है। इतना बड़ा मुल्क फिर भी लोग तो जिंदा है, मजबूत है, आगे बढ़ रहा है। तो चुनौतियां आएगी आज भी हमारे सामने, आज भी है, आगे भी आएगी। उसका मुकाबला भी करने के लिए अच्छे संस्कार बच्चों को मिले, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके आशीर्वचन हमारे विभाग के लिए संबल और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ऐसे ही इस कड़ी में, इस कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। इस कड़ी में मैं जो हमारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम है उसके नोडल अधिकारी निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा श्री गौरव अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे आपका धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए, आशुवचनों के लिए आपका सादर धन्यवाद सर। सर, ये आपकी कल्पना से जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, इसमें मेरे खुद के जुड़ाव का मैं एक छोटा सा सर एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा सर। सर, जब इस सर्विस में आए थे सर, अंडर ट्रेनिंग में मैं झालावाड़ में था सर। वहां पर सर मनोहर थाना के अंदर मैंने बहुत घूम के सर बहुत सारे स्कूल वहां पर देखे थे। वहां पर सर मैं एक स्कूल के अंदर गया था, वहां पे 9th क्लास के अंदर मैंने देखा था कि एक टीचर थे, वो बच्चों को सर जो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, एग्जैक्टली यही चीज सर बोर्ड के ऊपर लिखी हुई थी और वो ये बच्चों को पढ़ा रहे थे सर। तब सर मैंने बच्चों से बात की, तो वहां पे बात करके ये पता लगा कि सर बच्चों को वहां पे किसी को 15 गुना 5 करना नहीं आता, जिसको लेके सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI पढ़ाया जा रहा था सर। तो मैंने वहां गुरुजी से पूछा था सर कि गुरुजी आपको पता नहीं क्या कि मतलब बच्चों को जब यही नहीं आता तो वो उस लेवल की चीज कैसे समझ पाएंगे सर। तब वो गुरुजी का नाम तो मेरे को ध्यान नहीं सर, हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े होंगे, लेकिन उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे सर जो आज तक मेरे पास स्टिक किए कि सर हम क्या करें, हमें विभाग की तरफ से मैंडेट है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, यदि हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ में कार्रवाई होगी। सर उस समय जो मेरी फीलिंग्स थी सर, मतलब बड़ी सर, एक तो एम्पैथी थी बच्चों के लिए कि ये बच्चों का आगे क्या होगा सर, कोई फ्यूचर नहीं सर। वो गुरुजी के लिए कि मतलब ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद भी ही कैन नॉट डू एनीथिंग। एक लाचारी थी सर मेरे लिए कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता सर। ऐसे में जो है मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं सर
कि आपने इस बजट घोषणा के अंदर सर इस प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया, आपका विजन था सर, आपकी एक कल्पना थी, जिसके चलते आज जो है जिसकी क्रियान्विति के लिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम सर प्रोग्राम हम स्टार्ट कर पा रहे हैं सर। तो आपका बहुत बहुत आभार सर इसके लिए। सर हम जो है मतलब अक्सर ये पढ़ते ही रहते हैं सर कि गवर्नमेंट को लर्निंग लेवल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए सर। जैसे आपने बताया जब आप फर्स्ट टर्म में थे सर, उस समय एक्सेस बहुत बड़ा चुनौती था, आपने एक्सेस को सॉल्व किया सर। फिर धीरे धीरे जैसे समय बदला सर, आज की तारीख में लर्निंग लेवल्स को क्लोज करना एक बहुत ही मेन फोकस का काम हो गया सर। तो ये जो प्रोग्राम है सर, ये प्रोग्राम सर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए बड़े बड़े सर जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट जो जीतते हैं सर, अमर्त्य सेन या सर जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आप पढ़े सर, सभी इन प्रोग्राम्स की इस तरह की ही बातें करते हैं सर। पूरे देश भर में सर ये राजस्थान प्रथम राज्य है सर जिसके अंदर इस तरह का एक अभिनव प्रयोग हो रहा है सर आपकी कल्पना से, और हम आपके सर बहुत बहुत आभारी हैं इसमें सर। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया को, जिन्होंने सर आपके विजन को साकार करने के लिए हमें अपना अमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन सर हमारे को दिया। सर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय CS मैम को, जिन्होंने इस प्रोग्राम की सर अपने व्यस्त शेड्यूल से भी सर हमारे को काफी टाइम निकाल कर दिया सर, काफी रिव्यू मीटिंग्स ली और अपना एक्सपीरियंस से सर हमारे को साझा किया। सर हमारे ACS सर को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, ACS सर और उनकी टीम को, जिन्होंने कंटिन्यूसली सर इस चीज को इसके ऊपर ध्यान रख के इसकी मॉनिटरिंग करके सर इस प्रोग्राम को हम इस रूप के अंदर ला पाए सर। साथ ही हमारी जो SPD सर की समसा की टीम है, RSCRT की टीम है सर, हमारी जो NIC की टीम है सर, निदेशालय की टीम है, BCG जो हमारे REI पार्टनर है सर, उनकी टीम है, इन सब लोगों ने सर काफी एफर्ट किया है सर इस प्रोग्राम को इस प्रेजेंट फॉर्म में लाने के लिए सर। इन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर। जो CMO की टीम है सर, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से सर आज इस कार्यक्रम का अपन कर पाए। और सर मैं आपको पूरे विभाग की तरफ से ये आश्वस्त करता हूं सर, जो आपने अभी डायरेक्शंस दिए हैं उनकी हम क्रियान्विति करेंगे सर। आपने कहा है कि आपका अगला जो बजट आप चाहते हैं उसके अंदर शिक्षकों से शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए सर स्पेशल बजट हो, हम उसकी क्रियान्विति करेंगे सर। तथा साथ ही सर ये जो प्रोग्राम है सर, आपका जो विजन है कि राजस्थान का जो शिक्षा का मॉडल है उसे पूरे कंट्री भर के सामने अपने को लेके आना है, जो आपने अभिनव पहल की थी सर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, और दूसरा उसका ये पिलर है सर ये राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम वाला प्रोग्राम। इन दोनों प्रोग्राम्स को साल भर के अंदर सर इस तरह से क्रियान्वित करेंगे कि नेशनल लेवल पे सर ये मॉडल उभर कर आएगा सर। अब प्रोग्राम का जो अगला चरण है सर, इसमें जो हमारे विभाग के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं तथा जो शिक्षक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हमारे विभाग के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं सर, उनके द्वारा डिटेल प्रोग्राम का आमुखीकरण किया जाएगा। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेट। थैंक यू सर। आभार आपका गौरव जी। सर ये जो हमारे आज के कार्यक्रम का प्रथम सत्र है ये पूर्ण हो चुका है, और इसका जो अगला महत्वपूर्ण सत्र है उसमें फील्ड ओरिएंटेशन के लिए हमारी जो SRG की टीम है, मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूँगी कि वो फील्ड ओरिएंटेशन के लिए अपनी जो PPT है उसके साथ में आमुखीकरण करावे। थैंक यू सर।